नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सीआरई और डीएसएसबी, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, इससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के बेस्ड हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारी सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जो मेरा YouTube चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो दिस इज माय YouTube चैनल, आप इस पे जाएंगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी आप ही लोगों के आशीर्वाद से कुछ इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, धीरे धीरे आपके सपोर्ट से कुछ और अच्छा हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करें, ऐसा कुछ दिखेगा इंटरफेस, तो वहां जाके आप चेक करिए। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस की सीरीज को। तो हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा रहने वाला है। क्वेश्चन इज फुल ऑक्सीजन सिलेंडर एंड फुल नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज रेस्पेक्टिवली, मतलब जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसमें कितना प्रेशर होता है और नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर में कितना प्रेशर होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमें दिया है 2200 एंड 1000 psi, दूसरा जो ऑप्शन है उसमें दिया 1000 एंड 2000, तीसरे में दिया है 2750 psi, चौथा जो ऑप्शन है आपका 1000 एंड 600 psi। तो आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो 2000 होता है। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रेशर जो होता है वो 750 होता है। तो आप देखिए नाइट्रस और ऑक्सीजन का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, अंबू बैग स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अंबू? AMBU, आर्टिफिशियल, वन लाइन आंसर है, आपको याद ही होगा, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें देखिए आप आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग लिखा हुआ है। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पिनिंडेक्स सेफ्टी सिस्टम यूज्ड इन एनेस्थीसिया मशीन। ठीक है, जो पिनिंडेक्स सिस्टम है वो क्या होता है, इसके बारे में पहले मैं थोड़ा रिव्यू दे दूं। पिनिंडेक्स जो है वो आपके रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स को बचाता है, रॉन्ग फिटिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स, चाहे वो किसी का भी हो, जो सिलेंडर्स का रॉन्ग फिटिंग होता है उसको बचाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कहां ये इनकरेक्ट सिलेंडर के लिए लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में, टू प्रिवेंट इनकरेक्ट सिलेंडर अटैचमेंट्स। तो दिस इज द पिनिंडेक्स सेफ्टी सिस्टम का यूज है, ये सेफ्टी फीचर होता है एनेस्थीसिया मशीन में। दिस इज द सेफ्टी फीचर इन एनेस्थीसिया मशीन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैनिटोल इज गिवन इन हेड इंजरी पेशेंट। ठीक है, हेड इंजरी पेशेंट्स में मैनिटोल दिया जाता है, क्यों देते हैं? आपको पता होगा मैनिटोल जो है वो क्या करता है। तो पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है टू स्टॉप ब्लीडिंग, एंड फोर्थ इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसा कुछ वो नहीं करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप भी नहीं करता है, यूरिन आउटपुट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो आईसीपी है उसको कम कर देता है मैनिटोल। ठीक है, मैनिटोल जो है वो आईसीपी को कम कर देता है। तो दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो हमारा कुछ ऐसा दिखता है। साइडेक्स हैज विच कंपोनेंट, जो साइडेक्स होता है इनमें से उसमें क्या कंपोनेंट होता है? साइडेक्स में इनमें से कौन कंपोनेंट होता है? ऑप्शन ए इज 10% पोविडीन आयोडीन, बी में है 2% ग्लूटाराल्डिहाइड, एंड सी इज 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्या एंड लास्ट इज 2% ब्लीचिंग पाउडर। तो आप बताइए मुझे
साइड एक्स में क्या होता है, कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि साइड एक्स में क्या होता है, तो आप मुझे बताएं। और अभी के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2% ग्लूटर एल्डिहाइड होता है साइड एक्स में। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बाकी ऑप्शंस जैसा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटामाइन सल्फेट इज एंटीडोट ऑफ। प्रोटामाइन सल्फेट किसका एंटीडोट होता है? जो प्रोटामाइन सल्फेट है वो क्या इंसुलिन का होता है, क्या हिपेरिन का होता है, एस्पिरिन का होता है, या थ्रोम्बिन का होता है? तो जो प्रोटामाइन सल्फेट होता है वो एंटीडोट होता है हिपेरिन का। हिपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ ऐसा दिखता है। अप्रोप्रिएट नेगेटिव प्रेशर इन सक्शन मशीन। सक्शन मशीन में प्रेशर कितना होता है ऐसा नहीं पूछ रहा है आपसे। अप्रोप्रिएट कितना होता है मतलब आपको सक्शन मशीन से कितना अप्रोप्रिएट प्रेशर चाहिए रिलेटेड टू पेशेंट। ठीक है, रिलेटेड टू पेशेंट, और वो भी आपको पूछ रहा है रिलेटेड टू एनेस्थीसिया या रिलेटेड टू पेशेंट। तो रिलेटेड टू एनेस्थीसिया नॉट सर्जरी। तो अभी इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 50 to 100 mmHg होगा। सक्शन में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, 200, 300, 400, 700 तक भी होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट बताना है। तो अप्रोप्रिएट के लिए हम आंसर करेंगे ए, 50 से 100 mm ऑफ Hg। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है कुछ ऐसा दिखता है। टेम्परेचर ऑफ ऑपरेटिंग रूम शुड बी। ओटी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ओटी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? पहला है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। तो इनमें से क्या प्रेशर होता है आप मुझे बताएं। बहुत वन वर्ड आंसर है, आप सबको पता होगा, कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे। और नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 20 to 25 हम डिनोट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ गिवन स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में किसको हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं या किन पेशेंट्स में हम स्पाइनल नहीं दे सकते हैं? तो सबसे पहला हेड इंजरी, दूसरा है कोगुलोपैथी, तीसरा पेशेंट रिफ्यूजल एंड चौथा ओल्ड एज। यदि पेशेंट ने मना कर दिया तो वैसे ही नहीं देंगे, कोगुलोपैथी में भी नहीं देंगे, हेड इंजरी में भी नहीं देंगे। तो किस पेशेंट में दे सकते हैं? केवल ओल्ड एज में। और इन्होंने पूछा था नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो नॉट में आ जाएगा आपका ओल्ड एज। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो ओल्ड एज हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि पिन इंडेक्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, एयर, ऑक्सीजन इज रेस्पेक्टिवली। मतलब तीनों का एक साथ पूछ लिया इसने, नाइट्रस ऑक्साइड, एयर एंड ऑक्सीजन। तो आपको पता होगा जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है उसका 3-5 होता है। ठीक है, एयर का जो है 1-5 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 2-5 होता है। तो आप इसमें से ढूंढिए, ऐसा कुछ है नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे पहले 3-5, तो एक ही में है सबसे पहले। देखो 3-5, 1-5, 2-5, 3-5, 1-5, 2-5। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है। विद respect to anesthesia, full form of PCA is PCA, not PAC। PAC भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्या होती है। अभी इन्होंने पूछा है PCA, तो यहाँ पे जो है पर्सनल कुछ नहीं होगा, पेशेंट से रिलेटेड होगा। तो पहले ही एक ऑप्शन हट गया है, 3 ऑप्शन है पेशेंट से रिलेटेड। तो पहला है पेशेंट कंफर्ट एनाल्जेसिया, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया एंड पेशेंट कंट्रोल एनेस्थीसिया। नहीं, ये भी नहीं होगा, ये पहले ही हमने हटा दिया है। और कंफर्ट एनेस्थीसिया भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। आगे चलते हैं।
अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है। अगला जो सवाल है वो हमारा कुछ ऐसा दिखता है और इसका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 इज कैप्नोग्राफी मॉनिटर इज ए डिवाइस दैट मेजर्स। कैप्नोग्राफी जो है वो क्या मेजर करता है? कैप्नोग्राफी जो है वो क्या मेजर करता है? कैप्नोग्राफी आपको पता होगा EtCO2 नापता है। EtCO2 एंड टाइडल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड टाइडल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें आप सीधा ही चले जाओ, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रस नहीं, ठीक है, इनहेल्ड वाली नहीं, एक्सहेल्ड वाली जो हम बाहर निकालते हैं उसको नापता है। तो मॉनिटर में अलग से EtCO2 कैप्नोग्राफी लगा होता है जो बाहर निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को नापता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कैप्नोग्राफी का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है। ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल हैज ऑल एक्सेप्ट, जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है वो इनमें से किन को छोड़कर होता है? केवल एक को एक्सेप्ट करना है। तो देखिए जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें जो है हम E, M और V को रखते हैं। E4 आई ओपनिंग, M4 मोटर एंड V4 वर्बल। E4 आई, M4 मोटर एंड V4 वर्बल। इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे केवल कि EMV जो आई है, मोटर है एंड वर्बल रेस्पॉन्स को ही चेक करते हैं और इसका जो टोटल वैल्यू होती है वो 15 होती है। यदि किसी पेशेंट का ग्लासगो कोमा, अच्छा ग्लासगो कोमा चेक क्या करता है? ग्लासगो कोमा जो स्केल है वो आपका कॉन्शियसनेस बताता है। न्यूरोलॉजी का जितने पेशेंट्स होते हैं उनकी कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए, अलर्टनेस को चेक करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करते हैं, GCS का यूज करते हैं। और GCS का टोटल वैल्यू 15 होता है। तो इस 15 में कितना वो अचीव कर रहा है पेशेंट, उसको चेक करने के लिए हमारे पास EMV होता है, आई ओपनिंग, मोटर एंड वर्बल। तो देखिए इसमें से वर्बल भी है, मोटर भी है एंड आई ओपनिंग भी है, तो सेंसरी नहीं होता है उसमें। तो सी इज राइट आंसर। तो ग्लासगो कोमा स्केल में सेंसरी रेस्पॉन्स को हम चेक नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ ए पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में देखेंगे, और वो भी हु इज सस्पेक्टेड टू हैव सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। एक ऐसा पेशेंट है जिसको कार्डियक अरेस्ट आया है और उसको सस्पेक्टेड हेड इंजरी है, उसको सस्पेक्टेड हेड इंजरी है। तो आप क्या नहीं करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, ऐसा वो पूछ रहा है, क्या करेंगे। तो पहला पूछ रहा है एयरवे को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं क्या करेंगे वो आपसे पूछ रहा है। तो पहला, हेड को टिल्ट करेंगे, चिन को लिफ्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का सस्पेक्टेड है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। आगे जो थ्रस्ट में क्या करते हैं, हम जो को थोड़ा आगे करके ऊपर की तरफ उठाते हैं, यस हम उसको जो थ्रस्ट ही देंगे। चलो आगे वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं। एब्डोमिनल थ्रस्ट, बिल्कुल एब्डोमिनल थ्रस्ट देके एयरवे ओपन नहीं हो सकता, तो इसका देने का कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं। फिंगर स्वाइप करके आप एयरवे को ओपन, ऑब्स्ट्रक्ट हुआ पहले से जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है एयरवे, उसको ठीक नहीं कर सकते, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहने वाला है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ऐसा पेशेंट जिसमें जो एयरवे को ओपन करना पड़े और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है और उसका सर्वाइकल हेड इंजरी या सर्वाइकल स्पाइन इंजरी भी उसके सस्पेक्टेड है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी भी सस्पेक्टेड है, तो उसमें हम केवल जो थ्रस्ट देंगे, केवल उसमें जो थ्रस्ट देंगे, एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं, सॉरी, केवल उसमें जो थ्रस्ट देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, द टिनी एयर सैक्स इन द लंग्स आर कॉल्ड। जो टिनी एयर सैक्स होते हैं, छोटे छोटे एयर के जो सैक्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ब्रोंकस नहीं,
ब्रोंकियोल्स नहीं, ग्लोटिस नहीं, हम उनको एल्विलाई कहते हैं। छोटी छोटी होती हैं और वो बिल्कुल डिस्टल एंड में होती हैं लंग्स में, जिनसे जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो कंप्लीट होता है बाय डिफ्यूजन। यहाँ पे डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन से जो हमारी एक्सेल और इनहेल की हुई ऑक्सीजन और CO2 है उसका पूरा ट्रांसफर जो है वो यही होता है, यही मतलब एल्विलाई में होता है, और यही जो होती हैं वो टिनी एयर सैक्स होती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एल्विलाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिखता है अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिखता है। नॉन इन्वेजिव मेथड, नॉन इन्वेजिव मेथड, ध्यान रखना नॉन इन्वेजिव बोला है। नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग आर्टेरियल ऑक्सीजन, आर्टेरियल ऑक्सीजन को नापने का नॉन इन्वेजिव मेथड कौन सा है? पहला एबीजी एनालिसिस, नहीं ये इन्वेजिव मेथड है तो इसका आंसर नहीं होगा। पल्स ऑक्सीमेट्री, यस, इसमें हम नॉन इन्वेजिवली चेक कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड एग्जामिनेशन ये भी नॉन इन्वेजिव नहीं है, ये भी इन्वेजिव हो गया। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नॉन इन्वेजिव मेथड क्या रहेगा? आर्टेरियल ऑक्सीजन को चेक करने का पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है जी, आगे चलते हैं भैया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पल्स ऑक्सीमीटर। सेम वही पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में फिर से सवाल दे दिया इसने। पल्स ऑक्सीमीटर जो है उसके बारे में नॉट ट्रू है, सही नहीं है। पहला, इट इज यूज्ड टू मेजर सैचुरेशन इन ब्लड, क्या ये ब्लड का सैचुरेशन चेक करता है? दूसरा, इट इज यूज्ड टू मेजर सैचुरेशन ऑफ द ऑल द गैसेज इन द ब्लड, क्या ये सारी गैसेज को चेक करता है? तीसरा, सेंसर प्रोब कैन बी क्लिप्ड ऑन द फिंगर टू योर ईयरलोब्स, यस, इट इज वेरी सेंसिटिव मॉनिटर, यस, ये सेंसिटिव भी है, फिंगर टू ईयरलोब्स में भी लगा सकते हैं। और इट इज यूज्ड टू मेजर सैचुरेशन इन ब्लड, और ये ब्लड का सैचुरेशन भी चेक करता है, लेकिन ये सभी गैसों को नहीं बताता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि EtCO2 को चेक करने के लिए हमारे पास EtCO2 होता है, तो पल्स ऑक्सीमेट्री के लिए ये गलत हो गया है, तो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कुछ ऐसा दिखता है। व्हाट शुड बी द रेट ऑफ कंप्रेशन पर मिनट व्हाइल प्रोवाइडिंग चेस्ट कंप्रेशन इन CPR। CPR जब हम आपको CPR जब पेशेंट को देते हैं तो उसकी रेट क्या रहने वाली है? अच्छा, CPR में करते क्या हैं हम 30:2 टोटल जो कंप्रेशंस देते हैं उसमें से 30 कंप्रेशन देने के बाद 2 ब्रीथ देते हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो रहता है 30:2। और यदि कंप्रेशंस की बात करें तो कंप्रेशंस कितने होते हैं? 100 to 120 पर मिनट, 100 to 120 पर मिनट। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो 100 to 120 पर मिनट हमारे जो कंप्रेशंस रहेगी पर मिनट, और इसका जो रेशियो रहेगा कंप्रेशंस का वो 30:2 रहेगा। 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ देनी है। आगे चलते हैं। What will be the pulse pressure for a blood pressure reading of 130/80 mmHg। आपको ये बताना है कि पल्स प्रेशर कितना होगा जबकि पेशेंट का बीपी है वो 130/80 है, और आपको बताना है पल्स प्रेशर PP बताना है। तो आपको पता है कि पल्स प्रेशर बताने के लिए हम सिस्टोलिक BP में से डायस्टोलिक को माइनस कर देंगे, डायस्टोलिक BP को माइनस कर देंगे, तो सिस्टोलिक BP इसमें 130 है, तो 130 माइनस 80 तो हमारे पास बचने वाला है 50। तो 15 mmHg जो आंसर है वही करेक्ट आंसर होगा। तो 50 जो है वो बी ऑप्शन है। तो 130/80 mmHg का जो पल्स प्रेशर होगा वो 50 mmHg होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और ये हमारे सेशन का आज लास्ट सवाल है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नवंबर 26, अक्टूबर 26, अक्टूबर 16 एंड नवंबर 16।
हम जो है अक्टूबर 16 को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सेशन में बने रहने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन को लास्ट तक देखा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ऐसी ही और क्वेश्चन की वीडियोस आपको चाहिए तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है योगी मेडिक ज्ञान, और इसको आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।